नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार जो कि हमारे संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया है और कौन सा आर्टिकल में कौन सा मौलिक अधिकार हमको प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों के बारे में भारतीय संविधान के किस भाग में बताया गया है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में 22 भाग है। कितने भाग है? 22 जिसमें जो भाग है। इसके अलावा लगभग 395 आर्टिकल भारतीय संविधान में है, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों की बात भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको याद रखना है, भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में इस भाग में मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं कौन से आर्टिकल से ये मौलिक अधिकार स्टार्ट होते हैं। तो आपको याद रखना है, भाग 3 के आर्टिकल 14 से तो 32 तक मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। ये भाग 3 का हेडिंग है, ये आपको याद रखना है, मौलिक अधिकार। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिकल 14 में किस मौलिक अधिकार की बात की गई है। आपको कैटेगराइज इनको करना है यहाँ पे। आर्टिकल 14 से 18 तक जिन अधिकारों की बात की गई है वो अधिकार है समानता के अधिकार। समानता के अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक समानता के अधिकारों की बात की गई है। तो समानता के कौन कौन से अधिकार की यहाँ पे हमको प्रदान किए गए हैं। तो भाग 14 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें, मिस्टेक है, वो भाग बोल दिया है मैंने, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल या फिर अनुच्छेद, हिंदी में अनुच्छेद और इंग्लिश में आर्टिकल्स। तो अगर हम बात करें भाग 14 की, भाग 3 की आर्टिकल 14 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आर्टिकल 14 में जो हमको बताया गया है, विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। ये आर्टिकल 14 की हेडिंग है। विधि के समक्ष, विधि मतलब कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान रहेंगे और समान परिस्थितियों में पाए जाने पर सभी को समान संरक्षण यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। ये आर्टिकल 14 में बताया गया है। तो आपको याद रखना है कि विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14 हो गया। आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 में हमको बताया गया है, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान, इन 5 के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 बताता है। ये आर्टिकल 15 में इन आधारों पर अगर कोई भेदभाव किया जाता है तो उसको निषेध किया गया है। इसके आधार पर अगर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, पब्लिक प्लेस पर या कहीं होटल, रेस्तरां, सार्वजनिक कुओं, बावड़ियों, कहीं पे भी अगर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। आर्टिकल 15 में ये सब बताया गया है। बात करते हैं आर्टिकल 16 की। तो आर्टिकल 16 में हमको बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 16 के अंतर्गत आर्टिकल 16 के अंतर्गत सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता के बारे में बात की गई है। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि सरकार चाहे तो विशेष प्रावधान करके SC, ST और OBC के लिए यहाँ पे आरक्षण कर सकती है। भाग 16 में सार्वजनिक, आप इसको याद करने के लिए 16 से सा को आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता के बारे में, इस बारे में आर्टिकल 16 में बात की गई है। अब आर्टिकल 17 आपको पता होगा, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत करने की बात आर्टिकल 17 में की गई है। इसके बाद आर्टिकल 17 हो गया हमारा। अब आर्टिकल 18 की बात करते हैं अगर हम, तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। यहाँ दोस्तों इसमें उपाधियों का अंत के बारे में बात की गई है कि आर्टिकल 18 है, उपाधियों का अंत करता है। सरकार किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं देगी कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। बात करते हैं हम आर्टिकल 19 की। तो आपको पता होगा, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात किया गया है, या वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में इसमें बात किया गया है। भाग 19, बाई मिस्टेक फिर भाग 19 बोल दिया मैंने। ये आर्टिकल 19 के में इसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 19 हमारा हो गया। आर्टिकल 19 ये भाग में यहाँ से मिटा देता हूँ, बार बार ये भाग याद आ रहा है मेरे को, तो मैं बार बार भाग बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे याद रखना हमको क्या है, आर्टिकल 19, भाग 3 के आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है। बात करते हैं आर्टिकल 21 की। पहले तो हमारा पहला जो है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, हमको याद रखना है, आर्टिकल 14 से तो 18 तक। इसमें क्या बताया गया है, ये हमारे समानता के बारे में बात करता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद आर्टिकल 19 से तो आर्टिकल 22 तक जो बात की गई है, इसमें हमको स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। ये जो 4 आर्टिकल है, 19, 20, 21, 22, यहाँ पे स्वतंत्रता हमको प्रदान की गई है।
तो पहली आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच की या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 में हमको बताया गया है कि आपराधिक गतिविधियों से संबंधित दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें 3-4 बातें बताई गई हैं कि आपराधिक गतिविधियों से संबंधित दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आपको सीधे से याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ यहाँ पे इस आर्टिकल के अंतर्गत उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ स्वयं गवाही दे, और जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको अपराधी कहना गलत होगा। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 21 की। आपको पता होगा आर्टिकल 21 में प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 22 की बात करें अगर हम, तो बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण प्रदान किया गया है, जैसे कि बंदीकरण की संरक्षण अवस्था में उसको वकील प्रोवाइड कराना, इस प्रकार से कुछ संरक्षण आर्टिकल 22 में दिया गया है। तो ये हमारी स्वतंत्रताएं हो गई आर्टिकल 19 से लगा के 22 तक। अब हम बात करते हैं आर्टिकल जो हमारा 25 से लगा के 28 तक अगर हम बात करें, तो 25 आर्टिकल में दे दिया है धार्मिक स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म को मानने के लिए पूरी स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल जो 25 है इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। हम बात करते हैं आर्टिकल 26 की। तो अगर आर्टिकल 26 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 21 हो गया। आर्टिकल 22 में हमने बताया। 23 की बात करें, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकारों में अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 23 बात करता है कि मानव के दुर्व्यापार, बेगार, बलात् श्रम को इस आर्टिकल में निषिद्ध किया गया है। इनका उल्लंघन करने पर ये दंडनीय अपराध माने जाएंगे। आर्टिकल 24 में बात करते हैं हम, तो आर्टिकल 24 में किसी कारखाने में कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता हमको प्रदान करता है, शोषण के विरुद्ध है, अधिकार हमको देता है। बात करते हैं आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 25 से 28 की अगर हम बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति को विवेकपूर्ण ढंग से अबाध तरीके से किसी भी धर्म को स्वीकार करने, उसका प्रचार प्रसार करने तथा रीति रिवाज अपनाने का समान रूप से अधिकार है। आर्टिकल 26 में बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता है। तो वो आर्टिकल 26 में धार्मिक अपने प्रबंधन करने की स्वतंत्रता उसको फ्रीडम दी गई। बात करते हैं हम आर्टिकल 27 की। तो धार्मिक अभिवृद्धि के लिए ये बात करता है, कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक अभिवृद्धि के लिए इस आर्टिकल के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कर उस पर नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 28 की बात करते हैं तो किसी भी शासकीय मान्यता प्राप्त वित्त पोषित शिक्षण संस्थान में किसी धर्म की उपासना व शिक्षा की बाध्यता है। मतलब जो भी शासकीय मान्यता प्राप्त या वित्त पोषित शिक्षण संस्थान है वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की। तो ये संस्कृति व शिक्षा का संबंधित अधिकार हमको देता है। आर्टिकल 29 में हमको भाषा, लिपि और साहित्य को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 30 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 30 में धर्म या भाषा के आधार पर शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की बात इस आर्टिकल में की गई है। कोई भी व्यक्ति शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना चाहता है भाषा या धर्म के आधार पर, तो उसको ये अधिकार हमारी सरकार, हमारा संविधान देता है। बात करते हैं आर्टिकल 32 की। तो आर्टिकल 32 को आपको पता होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा इस आर्टिकल को कहा है। आर्टिकल 32 के बारे में बात करें अगर हम, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये ही जो आर्टिकल है ये सारे जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार हमारा संविधान देता है। सबसे पहले जो यहाँ पर रिट जारी की जाती है उसको बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस। इंग्लिश में बात करें तो इसको बोला जाता है हेबियस कार्पस। इसमें जो हमारा न्यायालय है किसी भी व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया गया है, कि जिसको बंदी बनाया गया है, उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेश दे सकता है। तो हम बात करते हैं अगर हम दूसरी रिट यहाँ पे है परमादेश। इस लेख के माध्यम से न्यायालय लोक प्राधिकारियों मतलब यहाँ पे लोग जो सरकारी व्यक्ति हैं, लोक प्राधिकारियों को उनके निर्धारित कार्य के समापन हेतु आदेश कर सकता है। यदि कोई लोक प्राधिकारी अपने कार्यों को नहीं कर रहा है तो उसको आदेश दे सकता है, उसको परमादेश दे सकता है हमारा भारतीय संविधान। और लेकिन इसमें राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है इनको इस क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। और ये रिट जो हमारे न्यायालय के द्वारा तब जारी की जाती है जब कोई लोक प्राधिकारी अपने दायित्वों की अवहेलना करता है।
दूसरी रीट हो गई। तीसरी रीट की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिषेध। जब किसी निचली अदालत द्वारा अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कार्रवाई रोकने का आदेश दे सकता है। मतलब प्रतिषेध मतलब उसको रोक सकता है। जब जो निचली अदालतें हैं वो क्या करती हैं, अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मामले की या मुकदमे की सुनवाई करती हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसे मामलों या ऐसी कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कार्रवाई को रोकने का आदेश दे सकती है। तो ये हमारी थर्ड रीट हो गई। अब हम बात करते हैं फोर्थ वाली। अब हमारी चौथी रीट है। ये जो हमारी रीट है, चौथी हमारी जो रीट है ये है उत्प्रेषण। यह लेख किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो ये जो रीट है ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा उसके अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध ये रीट जारी की जाती है। इसको बोला जाता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जब कोई अधीनस्थ न्यायालय किसी ऐसे मामले में सुनवाई करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तब ये रीट जारी जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। इसके बाद है अधिकार परीक्षा। पांचवी रीट है हमारी अधिकार परीक्षा। इस रीट के अंतर्गत हम बात करें तो यह लेख सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति द्वारा असंवैधानिक रूप से कोई सार्वजनिक पद ग्रहण कर लिया जाता है। तब यह रीट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा उस व्यक्ति को पूछा जाता है उससे कि आपने किस आधार पे कोई पद धारण किया है, कोई सार्वजनिक पद धारण किया है। तो ये 5 प्रकार के रीट है जो भारतीय संविधान के माध्यम से जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा। और आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये 5 प्रकार की रीट आती है। इन्हीं को जो है भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। दोस्तों ये था हमारा भाग 3 के बारे में। इसके अलावा इसके अंतर्गत और भी आर्टिकल्स आते हैं। तो आर्टिकल जैसे हम बात करें तो आर्टिकल आते हैं इसमें, लेकिन हमको यहाँ पे मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं तो इतने मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।